गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है तो मैनपुरी, रामपुर, खतौली में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घमंड में चूर हैं, नकारा और धोखा देने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 24 घंटे में आनन फानन इसी नियुक्त किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा वटवृक्ष है जिसके नीचे कोई फसल नहीं उग सकती। माफिया ब्रजेश सिंह पर किए गए सवाल पर अफजल अंसारी ने कहा कि जो 25 साल कानून से भागता रहा उसके साथ आज सत्ता की ताकत खड़ी है। उन्होंने कहा कि माफियाओं की लिस्ट में ब्रजेश सिंह का नाम है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अफजल अंसारी ने कहा कि 2024 लोकसभा में मोदी जी की सरकार नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि यूपी में 80 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी की 200 सीटें नहीं आएंगी। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे मालूम है मोदी जी 8वीं पास है जबकि मेरा ड्राइवर हाई स्कूल पास है। उन्होंने कहा कि मोदी जी से ज्यादा ज्ञानी और काबिल करोड़ों लोग इस देश में हैं। उन्होंने मोदी को झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट कहा। अफजल अंसारी एमएलए एमपी कोर्ट में पेश होने आए थे। वर्ष 2021 में मोहम्मदाबाद तहसील में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के मामले में उनकी पेशी थी। मामले में 12 दिसंबर को कोर्ट ने अगली तारीख नियत की थी। भी ब्रजेश सिंह का नाम और त्रिभुवन सिंह का नाम माफिया लिस्ट में है। कार्रवाई उनके साथ नहीं होगी और कार्रवाई इसलिए भी नहीं होगी कि आपके जैसा आदमी भी उनके साथ माफिया नहीं जोड़ सकेगा जो लिस्टेड माफिया सूची में है। उत्तर प्रदेश सरकार की सूची में माफिया है तो माफिया मुख्तार अंसारी है और चंद दिनों पहले अफजल अंसारी भी गैंगस्टर और माफिया बना दिया गया। बना दे, जनता मेन है। मैं उसकी अदालत में मेरी क्या पहचान है, मैं उस पर निर्भर हूं, उस पर संतुष्ट हूं। तरह के नए बिल लाने के इनके हैं और गहमा गहमी तो होनी है। 8 तारीख को गिनती होने जा रही है, हिमाचल प्रदेश की, गुजरात की। अब आने दीजिए रिजल्ट यहाँ के भी। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता लेकिन गणितज्ञ की हैसियत से मैंने जो अपने दृष्टि से महसूस किया है और देखा है, 2024 में मोदी जी की सरकार वापस आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं कम होंगे, उत्तर प्रदेश में अभी और तरक्की करेंगे। 66 पार्लियामेंट की सीटें उनके पास हैं और जैसा आप लोगों ने कल्पना कर रखी है कि 67वीं भी उनको मिलने जा रही है। इस सब को जोड़ लो, मैं कहता हूं 80 की 80 सीट उनको मिलेगी। लेकिन इस 80 सीट को पाने के बाद भी वो 200 के नीचे रह जाएंगे क्योंकि वो घाटा जो महाराष्ट्र में 48 में 42 सीटें हासिल करने का था और आज वहां डबल फिगर नहीं होना है, वो घाटा जो बिहार में 40 में 39 सीटें पाने का था आज 2 सीट को तरस जाना है। वो जो बंगाल में 42 में 18 सीटें हासिल की गई थी आज वहां 1-2 सीट पे सिमट जाना है। वो कर्नाटक जहां सारी की सारी सीटें, वो गुजरात जहां 26 की 26 सीटें, वो राजस्थान जहां 25 की 25 सीटें, वो मध्य प्रदेश जहां 29 में 28 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें। आज देख लीजिएगा हर जगह इनको नीचे आना है। चाहे दिल्ली में 7 की 7 सीट हो, चाहे उत्तराखंड की 5 की 5 सीट हो, जो स्कोर रहा है अब उसके बढ़ने का कोई कांटा ही नहीं, कांटा खराब हो जाएगा, उसको नीचे आना है। क्या लगता है 2024 मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनको लौट के नहीं आना है। 2024 का भ्रम सिर्फ आप बनाए हुए हैं। अंदर से भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है, भीतर खोखला हो गया है। जब राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता को, जब नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को भाजपा में रहते हुए, यही तो देखने की बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस वृक्ष के नीचे हम बैठ के इसके साए में आराम कर लें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो वृक्ष से दूर रहेंगे तब, वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तब, किसी कंडीशन में उनकी बख्शाइश नहीं हो सकती। वृक्ष माने भाजपा समझा जाए? हाँ? यूपी की भाजपा। वो एक ऐसा बट वृक्ष जिसके नीचे कोई फसल नहीं होती, वो घास भी नहीं जमती,
राष्ट्रीय स्तर पर उनसे जुटने वाले अकाली दल मिट्टी में मिल गए। उनके साथ गलबहियां करके आगे बढ़ने वाले नीतीश कुमार का क्या हशर हुआ। उनके कतार में कतार बाला साहब ठाकरे के जमाने से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा महाराष्ट्र, वहां पर भाजपा को इतनी बड़ी ताकत बनाया जिस शिवसेना ने, आज उनके हशर क्या हुआ। तो इनके साथ तजे हटल हो गई, अजय सटल हो गई। और ये अभी हमारे जिले में डॉक्टर विजय यादव के साथ जो कुछ हुआ है, बहुत से लोगों को यहाँ गलतफहमी थी। कुछ दिनों तक उनका नाम चर्चा में बहुत ऊपर था। जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम के लिए चर्चा, लोकसभा सदस्य के नाम के लिए चर्चा, प्रदेश में उनका संगठन उसके लिए किसान मोर्चा के लिए बड़े पद के ऊपर पदासीन होना, और मिट्टी में चुटकी में मसल दिया गया या मसलवा दिया गया। वो सारी कोशिश जो हमारे साथ हो रही है, उसी तरह की कोशिश उन तमाम लोगों के साथ होगी जो उनकी शरण में छुप के चाहते हैं कि हम बच जाएंगे। लेकिन एक विचारधारा होती है, मैंने एक विचारधारा बनाई है कि हमारा इतिहास सबका लिखा जाएगा। मेरा इतिहास ये लिखा जाएगा कि हम अंतिम सांस तक इस बुराई के खिलाफ लड़ते रहे और कभी भी इनके ज्यादती के सामने घुटना नहीं टेका। जो 25 साल तक कानून से भागा रहा, जिसके ऊपर 5 लाख का पुरस्कार घोषित रहा, आज सत्ता की ताकत है कि उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं चुनौती के साथ आपको भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को कहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की लिस्ट है, उस माफियाओं की लिस्ट में उनका नाम माफिया लिस्ट में है। आज भी ब्रजेश सिंह का नाम और त्रिभुवन सिंह का नाम माफिया लिस्ट में है। कार्रवाई उनके साथ नहीं होगी, और कार्रवाई इसलिए भी नहीं होगी कि आपके जैसा आदमी भी उनके साथ माफिया नहीं जोड़ सकेगा जो लिस्टेड माफिया सूची में है। उत्तर प्रदेश सरकार की सूची में माफिया है तो माफिया मुख्तार अंसारी है, और चंद दिनों पहले अफजाल अंसारी भी गैंगस्टर और माफिया बना दिया गया। बना दे। उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में लोकसभा की भी सीट है और विधानसभा की भी सीट है। यदि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है तो तीनों सीटों पर भाजपा हारेगी, बुरी तरह हारेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये घमंड में चूर लोग हैं, और क्षमा के साथ कुछ हमारे मीडिया के साथी हैं जो इनको जितना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दें। जनता के दिलों में ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग नाकारा लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश है तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास चौपट हो गया, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई। दुनिया में देश का नाम जो नाक कट रही है, जिस तरह के अमेरिका की जो अभी हाल फिलहाल में टिप्पणियां आई हैं, दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो टिप्पणियां आ रही हैं, इन तीनों रिजल्टों से तो अगर लोकतंत्र की व्यवस्था और स्थापना बरकरार है तो निश्चित तीनों सीट पर भाजपा बुरी तरह हार रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, ये तो अलग बात है। अभी चंद दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जिन परिस्थितियों में 24 घंटे के अंदर आनन फानन में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है, तो कितना बड़ा सवाल है। आज देश का हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है, हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है। आज हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है कि जिस तरह से कार्यपालिका अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है न्यायपालिका का, दोष भी खुद लगाती है और दोषी भी खुद ही ठहरा देती है और सजा भी खुद ही दे देती है। अभी बिहार में एक नजीर आई, बिहार उच्च न्यायालय के ने इसका एक विषय में संज्ञान लिया और फटकार लगाई। फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है जब आप ही आरोप लगाओगे कि ये गैंगस्टर है, और आप ही ये तय कर दोगे कि इस गैंगस्टर की ये सारी संपत्तियां हम गिरा देंगे या अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें न्यायपालिका का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र में जो 3 स्तंभ की बात है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप बनाए हुए हैं,
अंदर से भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है, भीतर खोखला हो गया है। जब राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता को, जब नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को भाजपा में रहते हुए यह बड़ी ताकतें जो आज सारे उस पर काबिज हैं, ये उनको नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, तो और किसको बर्दाश्त करेंगे? और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। ये नागपुर कैंप से उछाला गया एक सवाल है, मोदी का विकल्प कौन? ये गठबंधन का सवाल कौन? मैं इसका उत्तर ये दे सकता हूं कि आपको मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं और मेरा ड्राइवर भी हाई स्कूल पास है। तो ज्ञान के सवाल पर उससे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। ये मत कहिए, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा जिनके पास समझदारी है और ज्ञान है, जो देश को चला सकते हैं, जिसको मौका देगी जनता। उनका लह गया है, वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और झूठ उनका सफल हो गया है। आप उनके कवच बने हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास और गुरु नानक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे, आप उसको भी उछाल देते हैं। ये नहीं देखते कि 400 साल के गैप में ये महापुरुष कैसे एक साथ बैठ के। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तो बना के प्रस्तुत कीजिए। हम तो नहीं तो बड़ा 50 अब भी आता है देख करके उनकी चीजों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता, झूठ बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर कई बार इस तरह की शर्मिंदगी उठाने का मौका आया। तो ये तो बिल्कुल बेकार सवाल है। हमारे दृष्टि में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उस पद को बड़े अच्छे ढंग से, इनसे कई गुना बेहतर ढंग से चला सकते हैं। और अभी देश के सामने एक समस्या है कि इनको हटाया जाए। ये ऐसे लोग हैं कि ये हटे। और आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी यही है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जो इनके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक वजूद है जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो राजस्थान में सरकार में है, वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी, हटा भी दी गई है, तब भी अभी सेकंड स्थिति में है। वो बिहार में भी सरकार में है। वो तमाम दूसरे प्रांतों में, हरियाणा में, पंजाब में या तो सेकंड या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो फर्स्ट। वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो राजस्थान में सरकार में है, वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी, हटा भी दी गई है, तब भी अभी सेकंड स्थिति में है। वो बिहार में भी सरकार में है। वो तमाम दूसरे प्रांतों में, हरियाणा में, पंजाब में या तो सेकंड या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो फर्स्ट। तो ये एक उनका मजा हुआ क्वेश्चन होता है कि कौन? कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे आज भी कांग्रेस और जो भी दल हैं, अब जब बीजेपी को एक आदमी लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता, अब अकाली दल भी अपने को अलग कर लिया, शिवसेना भी अलग कर लिया, नीतीश कुमार भी अलग कर लिए, तो खोज रहे हैं पकड़ने के लिए कि कौन मिल जाए, किसको झूठ झाट बोल कर के साथ लाएं। यहां भी आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन आएगी। देखिए, जनता के सवालों को लेकर जो भी सड़क पे उठाएगा, उन सवालों को जनता उसे मानती है कि ये हमारे सवालों को उठा रहा है। सभी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हर पार्टी के लीडर को जनता से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछने चाहिए। और सरकार के सामने अब यही सबसे बड़ी शिकायत है कि इनके खिलाफ लड़ कौन रहा। आप बताइए कौन लड़ सकता है? कौन लड़ सकता है? जो कर रहे हैं ये, इस परिस्थिति में कौन लड़ सकता है? इस परिस्थिति में पदयात्रा एक अच्छा कदम है, चुनौती तो दे रहा। केजरीवाल आज चुनौती तो दे रहा। घुस के घर में इनके गुजरात में नींद हराम हो गई है। आप काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो, मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भाजपा हार रही है, कहानी खत्म है। और हिमाचल का भी रिजल्ट देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होने जा रहा है। गुजरात में भी जिस तरह का जो खबरें हैं और जिस तरह का चुनाव हुआ है,
अब इस पे निर्भर करता है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के विरोध में गुजरात में पहले चुनावों में बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाते थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो गुजरात का भी रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है।